हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमने डोबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक नियम इस मुद्दे को पढ़ा था। इन मुद्दों में हमने देखा कि वर्गीकरण की शुरुआत ये दोनों वैज्ञानिक कर चुके थे। न्यूलैंड के दौर में 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी और ये सारे तत्वों का वर्गीकरण करने में वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। बहुत सारी कमियां रह गई थी। उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद रशियन साइंटिस्ट मेंडलीफ ये समक्ष आए, जिनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीफ हुआ करता था। 1869 से 1872 यानी कि 3 साल के दौर में इन्होंने इस आवर्त सारणी की रचना कर डाली। इस आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का बीड़ा उठाया और इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को वर्गीकरण की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया। अब मेंडलीफ के दौर में 63 तत्वों की खोज हुई थी। चलते हैं, देखते हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी की रचना किस प्रकार से की थी। तो मेंडलीफ के दौर में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और इन 63 तत्वों की खोज करके होने के बाद वर्गीकरण की शुरुआत मेंडलीफ ने की। इन्होंने भी अपने वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान ही लिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में न्यूलैंड और डोबेराइनर को देखा, इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण का आधार जो था वो परमाणु द्रव्यमान को ही इस्तेमाल किया था, परमाणु द्रव्यमान को ही लिया था। तो उसी परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके मेंडलीफ ने भी अपने वर्गीकरण की शुरुआत की। ठीक उसी तरीके से जैसे न्यूलैंड और डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, तो गुणधर्म कैसे थे? समान गुणधर्म थे वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक उसी तरीके से मेंडलीफ ने भी समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके वर्गीकरण की शुरुआत की। अब समान गुणधर्म के अंतर्गत इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना ही, लेकिन उसके साथ साथ इस गुणधर्म को भी पूरे डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश की और इस गुणधर्म के स्वरूप में उन्होंने रासायनिक और भौतिक गुणधर्म दोनों ही तरह के गुणधर्मों का इस्तेमाल किया, रासायनिक और भौतिक। चलिए, गुणधर्मों के बारे में यदि चर्चा होगी तो वैसे तो तत्वों के बहुत सारे गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे धात्विक अधात्विक गुणधर्म होगा, ऐसे बहुत सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इन्हीं गुणधर्मों के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म तत्वों के होते हैं। पहला है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। अगर शब्दों में समझें तो हम भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को पूरी तरह से समझ सकते हैं। भौतिक गुणधर्म यानी यदि इस वस्तु का भौतिक गुणधर्म समझना है तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर? ये इसकी अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था है। इसका रंग क्या है? किस चीज से बना है? इसका द्रवणांक कितना होगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका क्वथनांक यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेंसिटी घनत्व क्या होगा? ये सारे जो मुद्दे होते हैं, ये सारे जो टर्म्स होते हैं, अगर यदि इस वस्तु का मुझे इन सारे टर्म्स का अध्ययन करना पड़ा, यानी ऊपर से इस वस्तु का अध्ययन करना पड़ा, तो इस प्रक्रिया को, इस अध्ययन को हम भौतिक अध्ययन या भौतिक गुणधर्म के नाम से जानेंगे। अब रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? अब इसके अंदर उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी प्रतिक्रिया किसी अन्य तत्वों के साथ, यानी कि इस मटेरियल, इस पदार्थ के अणुओं परमाणुओं में जाना पड़ेगा आपको, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं करानी पड़ेंगी। यदि किसी तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उस तत्व का रासायनिक गुणधर्म हमें पता चलता है। धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके कि रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म का डिटेल। चलिए देखते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है।
तो यदि किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म समझना हो तो कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाएगा। तो ये यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया है, उनके अणुओं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की जो प्रक्रिया है, इसे हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि यदि सोडियम है, सोडियम यदि क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या करेगा, ये सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक बनाएगा। मतलब ये क्या है, इस सोडियम का या इस क्लोरीन का रासायनिक गुणधर्म है। क्योंकि ये सोडियम को यदि ऊपर से देखा जाए, सोडियम के टुकड़े को यदि ऊपर से देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि सोडियम का टुकड़ा जो है ठोस अवस्था में होगा, क्लोरीन जो है वो गैसीय अवस्था में होगी। तो इसकी अवस्थाओं का अध्ययन ऊपर से देखकर उसका अध्ययन भौतिक गुणधर्म कहलाएगा। लेकिन यदि सोडियम की प्रतिक्रिया क्लोरीन से कराएं तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यौगिक बनेंगे। और यौगिक बनेंगे तो ये प्रक्रिया जो है वो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार यदि हम किसी और तत्व को ले लें तो मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये सारे रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई भी तत्व किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया करे और यौगिक बनाए, रासायनिक गुणधर्म। अब एक विशेष रासायनिक गुणधर्म जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं, एक विशेष रासायनिक गुणधर्म जो कि ऑक्साइड कहलाएगा। अब किसी भी तत्व का ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो इस ऑक्साइड टर्म को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यदि कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यदि कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो उसी तत्व का ऑक्साइड बनाता है। यानी कि यदि सोडियम के साथ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम जैसे जिंक के साथ यदि ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करे तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा। तो हम ऑक्साइड किसे कहेंगे, यदि कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है उसी तत्व का ऑक्साइड बनाता है तो हम इसे ऑक्साइड के स्वरूप में जानते हैं। अगला है हाइड्राइड। अब जैसा कि शब्द ही कह रहा है, ऑक्साइड शब्द क्या कह रहा था, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। उसी तरीके से हाइड्राइड शब्द क्या कहेगा, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया। जैसे यहाँ पर ये तत्व हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और यौगिक बनाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके मीथेन नामक यौगिक बनाता है। यदि कोई तत्व यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके NH3 ये वाला यौगिक बनाता है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्राइड्स कह रहे हैं, इसे हम ऑक्साइड्स कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑक्साइड्स और हाइड्राइड इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। थोड़ी देर में हम समझते हैं और फिर से एक बार जरा समझें कि रासायनिक गुणधर्म मतलब कोई भी तत्व किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाए। ऑक्साइड मतलब कोई भी तत्व सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हीं तत्वों का ऑक्साइड बनाए। हाइड्राइड मतलब कोई भी तत्व हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके उन तत्वों का हाइड्राइड बनाए। ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो रहा होगा। अब समझते हैं ऑक्साइड और हाइड्राइड का ही इस्तेमाल मैंने क्यों किया। फिर से अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जब अध्ययन चल रहा था उसमें जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को महत्वपूर्ण स्थान तो दिया ही, वर्गीकरण का आधार तो माना ही, लेकिन उसके साथ साथ गुणधर्मों में उन्होंने रासायनिक और भौतिक गुणधर्म का इस्तेमाल किया। और इस रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में भी उन्होंने ऑक्साइड यानी किसी भी तत्व के ऑक्साइड और हाइड्राइड का अध्ययन किया। मतलब यदि उनको सोडियम का अध्ययन करना है तो सोडियम के ऑक्साइड का भी उन्होंने अध्ययन किया। यदि उनको जिंक का अध्ययन करना था तो जिंक के ऑक्साइड का भी अध्ययन किया। सिर्फ सामान्य गुणधर्मों के अलावा उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत ऑक्साइड और हाइड्राइड का भी अध्ययन किया। तो बातें समझ में आ रही होंगी।
ऑक्साइड और हाइड्राइड का भी अध्ययन किया उन्होंने और उसके बाद अपने वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड के जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, ऑक्साइड को देखा और हाइड्राइड को देखा, तो ये बातें हुई रासायनिक गुण धर्मों की। अब भौतिक गुणधर्म क्या है? भौतिक गुणधर्म, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने अभी चर्चा की कि किसी भी पदार्थ की ऊपरी अवस्था, किसी भी पदार्थ का ऊपर से अध्ययन भौतिक गुणधर्म कहलाता है। पर यहाँ पे पदार्थ कौन से पदार्थ, यानी पहले तो जिन तत्वों का अध्ययन करना है उनका भौतिक गुणधर्म का अध्ययन किया उन्होंने, और साथ साथ में इन्हीं तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड का भी भौतिक गुणधर्म देखा। जैसे उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में है, सोडियम का द्रवणांक इतना है, सोडियम का क्वथनांक इतना है, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम ऑक्साइड कौन सी अवस्था में है, सोडियम ऑक्साइड का द्रवणांक कितना होगा, उसका क्वथनांक कितना होगा, इसका भी अध्ययन किया। कार्बन को भी उन्होंने समझा पूरी तरह से कि कार्बन का भौतिक गुणधर्म ये है, लेकिन कार्बन के साथ साथ मीथेन का भी भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन उन्होंने किया। यानी कि भौतिक गुणधर्मों के अंदर तत्व के साथ साथ इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड का भी अध्ययन हुआ। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। किसका अध्ययन? तत्व, ऑक्साइड, हाइड्राइड, इनके भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन हुआ। अब समझते हैं कि भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड का उन्होंने देखा क्या। तो सबसे पहले तो द्रवणांक देखा। द्रवणांक कि सोडियम का द्रवणांक कितना है, तो सोडियम के साथ साथ सोडियम ऑक्साइड का भी द्रवणांक कितना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका क्वथनांक देखा उन्होंने। क्वथनांक यानी कि यदि सोडियम का क्वथनांक इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो सोडियम ऑक्साइड का, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वो अध्ययन किया। उसके साथ साथ में मीथेन के बॉइलिंग पॉइंट का भी अध्ययन किया। उसके बाद अगला आता है घनत्व। घनत्व का अध्ययन किया। इस प्रकार से ऐसे कुछ भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन हुआ। उम्मीद हो रही होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंडलीफ ने कौन कौन से गुणधर्मों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के साथ साथ फिर से एक बार समझें किस चीज का आधार। सबसे पहले तो परमाणु द्रव्यमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस वर्गीकरण में। दूसरे टर्म के रूप में गुणधर्म, लेकिन गुणधर्म कौन से? रासायनिक और भौतिक। और रासायनिक में भी कौन से? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड। ऐसे रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत उन्होंने उसी तत्व के ऑक्साइड हाइड्राइड के तत्व का भी द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व, भौतिक गुणधर्म समझा, और ऑक्साइड उन तत्वों से बनने वाले ऑक्साइड का भी भौतिक गुणधर्म यानी द्रवणांक, क्वथनांक, इन सारी चीज़ों का डिटेल में अध्ययन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या? कोई भी तत्व किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया करे। तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना मेंडलीफ ने? क्यों सिर्फ किसी भी रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत उन्होंने किसी भी तत्व के ऑक्साइड और हाइड्राइड का ही अध्ययन किया? क्यों नहीं क्लोराइड का किया? क्यों किया सोडियम क्लोराइड का क्यों नहीं किया? सोडियम ब्रोमाइड का क्यों नहीं किया? क्यों सोडियम ऑक्साइड का ही किया? बात समझ में आ रही होगी। यानी कि ऑक्साइड और हाइड्राइड के ही रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन क्यों हुआ? क्यों बाकी के रासायनिक गुणधर्म को डिटेल में नहीं पढ़ा? क्योंकि इतने सारे रासायनिक गुणधर्म हैं, लेकिन ये दो मेन महत्वपूर्ण गुणधर्म ऑक्साइड और हाइड्राइड के हैं। अब क्यों है मेन और महत्वपूर्ण? क्योंकि पहली बात तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वातावरण में मुक्त अवस्था में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कोई तत्व, जैसा हमारा फेमस तत्व सोडियम ही हम अक्सर लेते हैं, तो सोडियम कोई भी तत्व हो सकता है। यहाँ पे सोडियम की जगह पर कोई भी, सोडियम को, कॉपर को, किसी को भी रख लो। अगर हम सोडियम को या कॉपर को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो फटाफट वातावरण की ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको और प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी हो जाएगी। इसी प्रकार हाइड्रोजन से भी प्रतिक्रियाएं जल्दी जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही तत्व बड़ी ही आसानी से वातावरण में प्राप्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं,
बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल से। समझ लो आपका क्लासरूम, और उस क्लासरूम में दो तरह के विशेष बच्चे, एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्कॉलर, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, दूसरा बच्चा बड़ा ही शरारती। अब एक तीसरा बच्चा है। अब उस तीसरे बच्चे के गुणधर्म को यदि आपको जानना होगा तो आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करोगे? एज अ टीचर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो तीसरा बच्चा है वो कौन से बच्चे के साथ रहता है? शरारती बच्चे के साथ रहता है या इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रहता है? यदि उसका साथ इंटेलिजेंट बच्चों के साथ का है तब तो वो बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट उसकी विशेषता हो जाएगी। लेकिन अगर उस बच्चे का साथ शरारती बच्चे के साथ का है तो उसकी विशेषता कुछ कुछ शरारती बच्चों के जैसी हो जाएगी। यानी कि यदि किसी तत्व को अगर आपको जानना है तो में महत्वपूर्ण कौन से तत्व थे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वैसे तो बहुत सारे तत्वों का संगत इन तत्वों पर दिखाई देगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही इम्पॉर्टेंट समझकर मेंडलीफ ने हर एक तत्व के ऑक्साइड और हाइड्राइड इस रासायनिक गुणधर्म की चर्चा। तो इस तरीके से हम देखते हैं अब कि इन सारे अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकला। तो मेंडलीफ ने जो सारा अध्ययन किया उसका निष्कर्ष उन्होंने पाया कि निश्चित अंतराल पे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति हो रही थी। यानी कि एक तत्व का जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म था कुछ समय के बाद दूसरे तत्व का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है उसी प्रकार का प्राप्त हो रहा था। यानी इन गुणधर्मों की पुनरावृत्ति हो रही थी। और इस पुनरावृत्ति होने के साथ उन्होंने इन सारे अध्ययन को करने के बाद उन्होंने एक आवर्ती नियम बनाया। और ये नियम मेंडलीफ का आवर्ती नियम अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जैसा लिखा है वैसे ही वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है, इसके वर्ड में बिल्कुल भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को देखेंगे, यह आवर्ती नियम के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। आवर्त फलन यानी कि निश्चित समय बाद उन गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह से हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी की रचना देखी। आगे बढ़ते हैं और इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने मेंडलीफ के आवर्ती नियम को समझा। अब इस आवर्त सारणी के माध्यम से हम इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेंडलीफ ने इस सारणी में कुल 63 तत्वों का इस्तेमाल किया और इन 63 तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में अरेंज किया। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को इन्होंने समूह नाम दिया और इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। तो इस तरह से समूहों और आवर्तों का उपयोग करके मेंडलीफ ने इस सारणी को बनाया। अब दूसरा मुद्दा क्या था कि मेंडलीफ ने इस आवर्त सारणी यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में परमाणु द्रव्यमान लिया था। और उन्होंने कहा था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखते हैं परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में उन्होंने किस प्रकार व्यवस्थित किया। यदि हम हाइड्रोजन से शुरू करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, लिथियम 7, बेरिलियम 9.4, बोरॉन 11। तो आप देखोगे ये सारे परमाणु द्रव्यमान जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं और बढ़ता हुआ ही क्रम तो आरोही क्रम कहलाता है। तो उन्होंने इन तत्वों को इनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इसके बाद उन्होंने गुणधर्मों का उपयोग किया था। गुणधर्मों के रूप में उन्होंने रासायनिक और भौतिक गुणधर्म का उपयोग किया। तो रासायनिक गुणधर्म में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड यूज़ किए थे उन्होंने।
तो यदि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनता है, और यदि कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनता है। तो आप इन समूहों में देखेंगे कुछ सामान्य सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे R2O पहले समूह में, RO दूसरे समूह में, R2O3, RH4 और RO2। तो ये सारे सामान्य सूत्र हैं। तो यहाँ पर R है क्या? तो R एक एक करके हम इस समूह में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनको लेंगे। जैसे यदि मैं पहले समूह को देखूं तो सामान्य सूत्र R2O है और पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो H2O होगा। इसी प्रकार से यदि मैं इसी समूह के लिथियम को लेती हूँ तो सामान्य सूत्र R2O यानी कि लिथियम 2O। तो यहाँ पे लिथियम, इसी प्रकार Na2O, K2O। तो पहले R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? संबंधित तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस समूह में है। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे समूह की बात करते हैं। दूसरे समूह में सामान्य सूत्र क्या है? RO है। अब इसमें पहला तत्व क्या है? BE है। तो BeO, MgO, CaO ऐसे अणुसूत्रों का निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर आप तीसरे समूह में देखेंगे तो R2O3 इसका सामान्य सूत्र है। चौथे समूह को देखिए तो चौथा समूह हाइड्राइड और ऑक्साइड दोनों बना रहा है, यानी कि चौथे समूह में जो भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड्स भी बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड्स भी बनाएंगे। जैसे चौथे समूह के इस तत्व को आप ले लो कार्बन को, तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो CH4 बनाएगा, पर यही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा। इसी प्रकार इस समूह में भी आप देखोगे, इन समूह में उपस्थित जो भी तत्व हैं वो हाइड्राइड और ऑक्साइड दोनों ही की निर्मित कर रहे हैं। अब अगला समूह है जो छठा समूह, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम ये क्या कर रहे हैं? केवल हाइड्राइड्स बना रहे हैं। सातवें समूह में हाइड्राइड ऑक्साइड्स दोनों बन रहे हैं और आठवें समूह में सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स की निर्मित हो रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरे आवर्त सारणी में रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने देखा था कि ये दोनों तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों बहुत ही क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए मेंडलीफ ने इन्हीं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करने का फैसला किया, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इन सारे तत्वों से प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने 63 तत्वों का डिटेल में उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया, और भौतिक गुणधर्म किसके किसके? तत्व के भी और तत्व के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के भी। तो इस प्रकार से इस तरीके से आज हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की रचना समझी, मेंडलीफ का आवर्ती नियम समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन आप अंत तक देखिए इसे और समझने का प्रयास करिए। साथ साथ में इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।